जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास से पूछे गए प्रश्न। चैप्टर 3 है वैदिक काल, वैदिक संस्कृति। ठीक है, तो चलिए लेवल 1 के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लगभग 30 से 40 प्रश्न हम लोग करेंगे और सारे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो है आर्य कब भारत आए थे। ठीक है, आर्य कब भारत आए थे, ये सवाल है। तो देखिए, आर्य कब भारत आए थे, ये सवाल पूछा गया है। और किस में पूछा गया? आरआरबी भोपाल SCECRC 2006 में पूछा गया। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। मैं केवल आंसर बताऊंगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं। मैं आंसर बताने जा रहा हूँ आपको। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के मध्य भारत आए थे आर्य। ठीक है, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व मध्य। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ये बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। ठीक है ना, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, ये बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। फिर भी सर्वाधिक मान्य है मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य जो है मध्य एशिया, ठीक है ना, मध्य एशिया यानी कैस्पियन सागर के आसपास से भारत आए थे। ये भी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आर्य भारत में किस रूप में आए थे? देखिए, आर्य जो है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो ये आक्रमणकारी के रूप में आए थे। ठीक है, आक्रमणकारी के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो देखिए, ऋग्वेदिक आर्य जो थे, ये जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। ठीक है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ये था मैक्स मूलर। कौन था? मैक्स मूलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी में पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं। एसएससी स्नातक स्तरीय 2006 में पूछा गया था। अगला सवाल है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो देखिए, इसकी प्राचीनतम बस्ती जो है वो कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सप्त सिंधु। ठीक है, आर्यों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक फैली हुई थी। ठीक है, चलिए, वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान। देखिए, एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2007 में पूछा गया सवाल है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? देखिए, ये यूपीपीसीएस, आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट ड्राइवर 2002, आरआरबी चंडीगढ़ स्टेनोग्राफर 2008, आरआरबी इलाहाबाद जेएसी टीसी 2009, उत्तराखंड पीसीएस उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007, आरआरबी चेन्नई। मतलब इतने सारे परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो देखिए, सबसे पुराना वेद जो है वो है आपका ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। ठीक है ना, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो देखिए, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ठीक है, और 10 मंडल है। क्या है? 10 मंडल। आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज, जीके जीएस वीडियो, जिसमें आप इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल है, ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? तो देखिए, ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। ठीक है, स्रोतों का संकलन है, स्रोतों का संकलन। ठीक है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो देखिए, आर्य शब्द जो है ये बताता है आपका श्रेष्ठ कुलीन वंश को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित? देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिसमें 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। 9वें मंडल। ठीक है, अग्नि संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किससे चलता है? देखिए, अग्नि संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, अग्नि संबंधी विधि विधानों का पता अजुर्वेद से चलता है। ठीक है, अजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल अजुर्वेद तथा कृष्ण अजुर्वेद। ठीक है, चलिए, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय पूछा जा रहा है। देखिए, उपनिषदों का मुख्य विषय है आपका दर्शन। क्या है? दर्शन। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? देखिए, किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ। ठीक है ना,
तो उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। किसमें? उपनिषद में। ठीक है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है? देखिए, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, कठोपनिषद में। इसमें यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है। देखिए, सभी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, यूपी पीसीएस, आईएएस प्री। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ठीक है, इसमें कौन सा ईरान से भारत में आर्यों को आने की सूचना देता है? तो देखिए, इसमें जो है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हो जाएगा बोगज कोई। ठीक है, बोगज कोई। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई अभिलेख से ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ठीक है, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो देखिए, आर्यों के आदि देश के बारे में जिसने लिखा था वो था आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। किसमें मिलता है? आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो देखिए, ये जो है ये सब में इसमें आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है। ठीक है, और इसमें विविध विषयों तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों के आदि के विवरण सुरक्षित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो देखिए, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। किसमें है? ऋग्वेद में। इसको याद रखिएगा। ठीक है, और यह सूर्य देवता को समर्पित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। ठीक है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीर्थ मंडल में वर्णित है और इसकी रचयिता विश्वामित्र हैं, याद रखिएगा। आप देख रहे हैं समान अध्ययन भारतीय इतिहास। ठीक है, जिसमें आप प्राचीन इतिहास भी पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल है पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, और इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रशर्वा द्वारा की गई थी। लोमहर्ष ऋषि तथा इसके पुत्र उग्रशर्वा द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में जो लिखी गई थी, यह भाषा लिखी गई थी संस्कृत में। ठीक है, यह लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिखा गया? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से। ठीक है, मुंडोक उपनिषद से। चलिए, तमसो या माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन किसका है? तो देखिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन जो है मूलतः इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो है ये कथन मूलतः लिया गया था आपका उपनिषद से। उपनिषद से। ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देखिए, ऋग्वेद की मूल लिपि आपको पूछा गया। ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो देखिए, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। क्या थी? ब्राह्मी। ठीक है, देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उस उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? देखिए, उपनिषद में वर्णित राजा में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जाबाली थे, प्रवाहन जाबाली थे, और कैकई के राजा अश्वपति थे। कैकई के राजा। ठीक है, अश्वपति। और काशी के राजा जो थे वो थे आपका अजात शत्रु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? देखिए, प्रसिद्ध 10 दशराग, इसको 10 राग युद्ध भी कहा जाता है। 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया था, ये लड़ा गया था आपका परशुनी नदी, जिसको आधुनिक रावी कहते हैं। ठीक है, परशुनी नदी, अभी इसको रावी कहा जाता है। निम्न में से किस नदी के ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया? ठीक है, तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सरस्वती को। ठीक है, सरस्वती को। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो देखिए, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो देखिए, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी आपका वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, वंश परंपरागत राजतंत्र, यानी ऑप्शन डी। चलिए, वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन
सभा जो था, ठीक है, ये आपका वैदिक काल में सभा एवं समिति जो था ना नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता, ठीक है, राजा की निरंकुशता पर नियंत्रित रखते थे, ठीक। संभवतः सभा कुलीन, तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य के समस्त एक मिनट, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मंत्री परिषद, ठीक है। वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल 40 सवाल मैं अभी आपको कराऊंगा, फिर अगला 40 सवाल कल सुबह आपको 6 बजे मिलेगा और ये वीडियो आपको 5 बजे शाम को मिलेगा, ठीक है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ठीक है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लोह धातु प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण भारत के किस स्थल की खुदाई से मिले हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा, ठीक है। अगला है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम, ठीक है, माने जो हम लोग बोलते हैं ना सदा से यही रीत चली आई है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मावादिनी थी, वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा, ठीक है। अगला सवाल है 37 नंबर, निम्नलिखित में ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंक का आभूषण था? ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है, निष्क किस अंक का आभूषण था? निष्क, ठीक है, तो देखिए ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, गला का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो ऑप्शन ए, कृषि, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित अव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जौ के लिए, अव यानी जौ। अंतिम सवाल आपके लिए कि ऋग्वैदिक पानी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक पानी किस वर्ग के नागरिक थे? ये आपको आंसर बताना है, ठीक है, ये आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों आज का ये 40 प्रश्न कैसा लगा? अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं, इसमें अभी लेवल 2 भी है, तो इसमें लगभग कितने प्रश्न हैं मैं बता देता हूँ, 71 प्रश्न है। तो मैंने 40 प्रश्न करवा दिया, 31 प्रश्न में शाम कल सुबह आपको मिल जाएगा 6 बजे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।